मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ एंड आई एम ए गायनिकोलॉजिस्ट from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Jabalpur, Madhya Pradesh, India. We are doing IVF, ICSI and genetic work a lot. And this session is live on Instagram. And with the question what Mr. Devengar is receiving one specific question, with that I am going live. Please go ahead. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. बेसिकली एक क्वेश्चन ये आया है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जब डॉक्टर बनर्जी ने आईवीएफ स्टार्ट किया सेकेंड डे से तो उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया, जबकि उन्होंने सिर्फ ब्लड टेस्ट कराया, बाकी जगह हर ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड होता है जिससे फॉलिकल की ग्रोथ पता चलती है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत के साथ में यदि ब्लड टेस्ट करते हैं तो मैं वो बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो डे 2 का मैं ब्लड टेस्ट करता हूँ, जब डे 2 का ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है और उस ब्लड टेस्ट में यदि हमको, जैसे मैं FSH, LH, ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन करा रहा हूँ, उसमें यदि मुझे उसके क्राइटेरिया है कि मुझे किसको सिलेक्ट करना है डे 2 में इंजेक्शन स्टार्ट करने के लिए, इवन आफ्टर डूइंग अल्ट्रासाउंड, यदि वो लेवल ठीक नहीं आया तो मैं वो स्टार्ट नहीं करता। मैं कल ही एक डिफ़र किया हूँ 1 महीने के लिए, बिकॉज LH वॉज एबनॉर्मल। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप डे 2 अल्ट्रासाउंड करिए। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड करते हैं, मैं यूजुअली एज ए कन्वीनियंस टू द पेशेंट मैं रोज़ या ऑल्टरनेट डे बुलाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यदि फॉलिकल बनना होगा तो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसका असर आते आते एटलीस्ट 5-6 दिन लग जाते हैं। तो आप देखेंगे मैं मोस्टली डे 7 या डे 8 पे एक अल्ट्रासाउंड करता हूं और उसमें कितने फॉलिकल बने उससे डिसाइड हो जाता है। यदि कम बन रहे हैं तो मैं फॉलिकल का गोनाड्रोपिन का डोज बढ़ा सकता हूं, अदरवाइज जो सिलेक्ट होना होता है वो हो जाता है। तो जब आप रेगुलर IVF करते हो तो आपको एक तो आप कस्टमाइज करते हो, दूसरा आपको ये मालूम रहता है कि आपके किस दिन अल्ट्रासाउंड करने से आपको फ़ायदा होगा, उससे पेशेंट को भी राहत मिलती है और ज़रूरत पड़ती है तो मैं डे 7 के बाद में, हो सकता है कई बार डे 9 में भी देखता हूँ। ये आपने भी नोटिस किया? यस। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे हार्मोन के टेस्ट हैं जिससे यदि उनको मेंटेन किया जाए, उसका एक वही साइंस है जिससे IVF का सक्सेस रेट बढ़ता है। मेन मुद्दा ये है कि जब आप IVF करते हो, IVF करने में केवल IVF करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जब ओवम पिकअप करते हैं तो उस ओवम पिकअप में कितने एग्स M2 स्टेज के निकल रहे हैं, मैच्योर निकल रहे हैं। मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रिंकू और ईशानी हैं, उनको मैं कितने M2 एग्स दे रहा हूँ मैच्योर, जिसमें वो ICSI कर सके, जिसमें ICSI करने लायक हो। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो जो पेशेंट है उसका मैं फ्रेश ट्रांसफ़र करूं कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र करूं। ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड की अपेक्षा ब्लड टेस्ट से ज़्यादा कंट्रोल्ड होती हैं। तो जब आप IVF के एंडोक्राइन, IVF के हार्मोन का जो फंक्शन है उसमें जब आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, आपका क्या बोलना चाहिए, यू नो इट बेटर इंट्रिकेसीज, तो यू डोंट नीड, आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बेटर ही रहता है यदि आप एंडोक्राइन पे मैनेज करके नहीं करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू माई लिसनर्स, क्योंकि मेरे से भी एक ने पूछा था कि आप डे 2 अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करते, हमको तो करा था। मैं भी जब एंडोक्राइन और हार्मोन का जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके जब देखता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि कौन से पेशेंट का कस्टमाइज़ कितना हमको गोनाड्रोपिन भी देना है, डे 2 में कैसा रिपोर्ट है, उस हिसाब से हमको प्रोटोकॉल सेट करना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। और मैं इंस्टाग्राम के सुनने वालों को भी गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी जानकारियाँ देता हूँ, यूट्यूब में भी देता हूँ, और यदि आपको यूट्यूब में आपको मेरे इन्फॉर्मेशन और
जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए भी और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।